अभिमन्यु का वो सख्त लौंडा वाला दिल पहली बार किसी को इस हालत में देखकर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने अपनी गन वाले हाथ को मिष्टी के सिर के पीछे रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। शांत। अभिमन्यु ने मिष्टी के कानों में बहुत ही रफ लेकिन हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आंखें बंद रखो। जब तक मैं यहाँ हूँ मौत भी तुम्हें छूने के लिए मुझसे इजाज़त लेगी। मिष्टी ने कसकर अभिमन्यु के कोट को पकड़ लिया और अपनी आंखें भींच ली। उस गोलियों और खौफ के बीच भी अभिमन्यु का वो चौड़ा सीना उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था। कुछ सेकेंड बाद बाहर से विक्रम, अभिमन्यु का राइट हैंड और गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज़ें आई। बॉस, स्नाइपर न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बिल्डिंग सेफ है। अभिमन्यु ने अपनी गन वापस जैकेट में रखी। वो खड़ा हुआ और उसने अपना मजबूत हाथ मिष्टी की तरफ बढ़ाया। मिष्टी अभी भी कांप रही थी। उसने झिझकते हुए अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और बाहर आई। कमरे का कांच टूटा हुआ था और दीवारों पर गोलियों के निशान थे। विक्रम हड़बड़ाते हुए अंदर आया। बॉस, आप ठीक हैं? ये हमला जैन के पुराने सिंडिकेट। अभिमन्यु ने अपना हाथ उठाकर विक्रम को खामोश कर दिया। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। अभिमन्यु ने मुड़कर मिष्टी को देखा। ये लड़की जो कुछ देर पहले उसकी डिजाइनिंग को लेकर बकवास कर रही थी, उसने आज दूसरी बार उसकी जान बचाई थी। अभिमन्यु की आंखें मिष्टी के डरे हुए चेहरे पर ठहर गई। उसका फैसला हो चुका था। विक्रम। अभिमन्यु की आवाज़ इतनी भारी और सर्द थी कि पूरे कमरे का तापमान गिर गया। जी बॉस, आज से इस हवेली की आउटर सिक्योरिटी डबल कर दी जाए। अभिमन्यु ने मिष्टी की आंखों में सीधे देखते हुए एक ऐसा फरमान सुनाया जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता था। और आज के बाद मिष्टी इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगी। मिष्टी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका डर अचानक झल्लाहट में बदल गया। क्या? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ क्यों रहूँगी? मेरा अपना घर है, मेरी दादी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं कोई कैदी नहीं हूँ आपकी। अभिमन्यु एक एक कदम बढ़ाकर मिष्टी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक खौफनाक दीवानगी और अटूट अधिकार था। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरे दुश्मन तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? अभिमन्यु ने बहुत ही इंटेंस लहजे में कहा। तुम्हारी वो दुनिया अब ख़त्म हो चुकी है मिष्टी। आज से तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी हर सांस मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी दादी, उन्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए यहीं रहना होगा। अभिमन्यु ने बात ख़त्म करते हुए मुड़कर जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वो एक सेकेंड के लिए रुका। उसने हल्का सा अपना चेहरा घुमाया और अपनी उस रेयर डार्क मुस्कान के साथ कहा, और वैसे भी तुम्हें इस हवेली के बोरिंग पर्दों को बदलना था ना? अब तुम्हारे पास पूरा वक्त है, मिसेज इंटीरियर डिजाइनर। अभिमन्यु कमरे से बाहर निकल गया और पीछे छोड़ गया एक पूरी तरह से शौक में खड़ी मिष्टी को। अंडरवर्ल्ड्स का सबसे खूंखार राजा अब अपने सबसे कीमती खजाने को अपनी खामोश हवेली में हमेशा के लिए कैद कर चुका था। और मिष्टी के लिए यह सिर्फ एक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसे डार्क रोमांस की शुरुआत थी जिससे बाहर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं था। अभिमन्यु की हवेली में पिछले 3 दिनों से एक ऐसा अजीब सा माहौल था जो उसके गार्ड्स ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जो डार्क लॉर्ड एक पिन गिरने की आवाज़ से भी इरिटेट हो जाता था, आज उसकी हवेली के अल्ट्रा मॉडर्न इटालियन किचन से ज़ोर ज़ोर से बर्तन पीटने की आवाज़ें आ रही थी। रात के 1 बज रहे थे। मिष्टी एक बड़ा सा ओवर साइज डार्क मैरून स्वेटर पहने हुए थी, जिसके स्लीव्स उसके हाथों से बड़े थे। उसने अपने बालों का एक मेसी सा जूड़ा बनाया हुआ था। वो किचन के स्लैब पर एक हाथ में करछुल लिए खड़ी थी और सामने हवेली का टॉप क्लास इटालियन शेफ और खूंखार गार्ड्स विक्रम दोनों सिर झुकाए खड़े थे। यह क्या है? यह उबली हुई ब्रोकली और कच्चा सूप? मिष्टी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। 3 दिन से मैं ये घास फूस खा रही हूँ। माना कि तुम लोगों के बॉस को अपनी बॉडी बनानी है और सीरियस दिखना है,
पर मेरे पेट में तो चूहे इटालियन डांस कर रहे हैं। विक्रम ने घबराते हुए कहा, मैम, बॉस के ऑर्डर्स हैं, आपकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए। अरे आग लगे ऐसे ऑर्डर्स को। मिष्टी ने पैर पटकते हुए कहा, मुझे अभी के अभी स्पाइसी वाली मैगी खानी है, और अगर वो नहीं मिली तो मैं इस किचन के सारे महंगे बर्तन खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, और उन बर्तनों की कीमत तुम्हारी इवेंट कंपनी की 10 साल की कमाई से भी ज़्यादा है। किचन के दरवाजे से एक बेहद सर्द, भारी और रोवेल आवाज़ गूंजी। विक्रम और सेफ तुरंत पीछे हटे और सीधे 90 डिग्री के एंगल पर झुक गए। सामने अभिमन्यु खड़ा था। उसने एक डार्क एम्ब्रोल्ड ग्रीन सिल्क शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थे। उसके चेहरे पर नींद का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक खौफनाक शांति थी। अभिमन्यु ने एक कदम बढ़ाकर किचन में एंट्री ली। मिष्टी उसे देखकर डरी नहीं, बल्कि उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बिल्कुल एक एंग्री बर्ड की तरह उसे घूरने लगी। आ गए आप? क्या लगता है आपको मुझे यहाँ कैद करके आप कोई बैटमैन बन गए हैं? मिष्टी ने अपना गुस्सा अभिमन्यु पर उतारना शुरू कर दिया। अभिमन्यु अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी गहरी आंखें मिष्टी के चेहरे पर टिकी थी। तुम रात के 1 बजे मेरे स्टाफ को परेशान कर रही हो मिष्टी। अभिमन्यु की आवाज़ में एक साइलेंट वार्निंग थी। तो क्या करूं? आरती उतारूं आपकी? मिष्टी का मूड नंबर 1 चरम पर था। आपने मेरा फ़ोन जब्त कर लिया, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, और ऊपर से ये डाइट फूड। मैं कोई कैदी हूँ आपकी? तभी अचानक मिष्टी की आवाज़ भारी हो गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। मूड नंबर 2 इमोशनल, रोने वाला। मेरी दादी घर पर अकेली टीवी देख रही होगी, उन्हें मेरी याद आ रही होगी, और आप यहाँ मुझे अपनी इस डरावनी और डार्क हवेली में डरा रहे हैं। मेरा डिजाइनिंग का सारा सामान भी मेरे घर पर है। मिष्टी ने अपने स्वेटर की लंबी स्लीव से अपने आंसू पोंछे। अभिमन्यु का सख्त चेहरा एक पल के लिए हल्का सा हैरान हुआ। जो लड़की अभी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, वो 1 सेकेंड में रोने लगी। अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि वो उसके आंसू पोंछे, लेकिन मिष्टी ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और अपनी आंखें बड़ी कर ली। मूड नंबर 3 डिमांडिंग और जिद्दी। मुझे मत छूइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तीखी वाली मैगी चाहिए और एक बड़ा सा बड़ा पाव, एक्स्ट्रा मिर्ची के साथ, वरना मैं अभी इसी फर्श पर बैठकर रो रो कर आपकी हवेली में बाढ़ ला दूंगी। अभिमन्यु का हाथ हवा में ही रुक गया। अंडरवर्ल्ड्स के इस मास्टरमाइंड का दिमाग सच में ईरर दिखने लगा। ये लड़की है क्या? अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा। इस लड़की के अंदर एक साथ कितने लोग रहते हैं? एक पल में ये किसी खुखार दुश्मन की तरह मुझ पर चिल्लाती है, दूसरे पल एक बच्ची की तरह रोने लगती है, और तीसरे ही पल ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़ा पाव मांग रही है। कोई और इंसान होता तो अभिमन्यु उसे अब तक ज़मीन में गाड़ चुका होता, लेकिन मिष्टी के ये नखरे, उसकी ये चिड़चिड़ाहट अभिमन्यु को गुस्सा नहीं दिला रही थी, बल्कि उसे एक बेहद अजीब, डार्क और साइकोलॉजिकल एडिक्शन महसूस हो रहा था। अभिमन्यु की सर्द आंखों में एक बेहद खतरनाक और पजेसिव चमक आ गई। उसके होठों पर वो रेयर सातिर मुस्कान खेल गई। अभिमन्यु ने बिना मिष्टी से नजरें हटाए अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, विक्रम। जी जी बॉस। शेफ को बाहर भेजो और तुम खुद जाकर मुंबई के सबसे बेस्ट स्पाइसी खाने का इंतज़ाम करो। 15 मिनट में मुझे यह टेबल भरी हुई चाहिए। विक्रम ने हैरान होकर बॉस को देखा, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह तुरंत शेफ को लेकर बाहर भाग गया। किचन में अब सिर्फ अभिमन्यु और मिष्टी थे। मिष्टी अभी भी अपना मुंह फुलाए खड़ी थी। सोचिए मत कि आपने खाना मंगवा दिया तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। अभिमन्यु ने अपनी जेब से हाथ निकाले और धीरे धीरे मिष्टी की तरफ बढ़ने लगा। उसका वो शिकारी वाला ऑरा वापस आ गया था। मिष्टी के कदम अपने आप पीछे होने लगे। पीछे हटते हटते मिष्टी की कमर किचन के ठंडे इटालियन स्लैब से जा टकराई। रास्ता खत्म।
अभिमन्यु उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ मिष्टी की कमर के दोनों तरफ स्लैब पर रख दिए। इस कवर डाउन पोज ने मिष्टी को पूरी तरह से अभिमन्यु की चौड़ी छाती और स्लैब के बीच कैद कर दिया। उन दोनों के बीच इंच भर का भी फासला नहीं था। अभिमन्यु की सांसें मिष्टी के चेहरे पर पड़ रही थी। मिष्टी की सांसें अटक गई। उसका सारा गुस्सा, सारे नखरे एक सेकंड में उस डार्क एम्ब्रोल्ड आंखों में डूबकर गायब हो गए। तुम्हारे कितने रूप हैं मिष्टी? अभिमन्यु ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल पास ले जाते हुए एक बेहद गहरी और खौफनाक फुसफुसाहट में पूछा। मेरा एक ही रूप है। मिष्टी हड़बड़ा गई। अभिमन्यु ने अपनी उंगलियों के पोरों से मिष्टी के गालों पर आए बालों को पीछे किया। उसका स्पर्श बहुत जेंटल था, लेकिन उसमें एक मालिक वाला अधिकार था। तुम मेरी हवेली में मेरे ही गार्ड्स के सामने मुझ पर चिल्लाती हो, मेरी बात काटने की हिम्मत करती हो और फिर मुझसे अपनी फरमाइशें भी पूरी करवाती हो। अभिमन्यु ने अपना चेहरा और झुकाया, बिल्कुल मिष्टी के होठों के करीब। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस चिड़चिड़ाहट और तुम्हारे इन नखरों से मुझे बहुत नफरत होनी चाहिए थी। अभिमन्यु की आवाज़ में अब एक अजीब सी दीवानगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुझे तुम्हारी हर एक आवाज़, तुम्हारा हर एक गुस्सा और तुम्हारा ये बेवकूफ़ी भरा झल्लापन मेरे इस खामोश दिमाग का सबसे फेवरेट नशा बन चुका है। मिष्टी का दिल किसी सुपर कार के इंजन की तरह धड़क रहा था। वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही थी। अभिमन्यु ने उसे एक बेहद इंटेंस लुक दिया और फिर कहा, खाना आ जाएगा, तुम खा लेना, लेकिन एक बात याद रखना। अभिमन्यु की आवाज़ अचानक से एकदम स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग हो गई। तुम्हारे ये सारे नखरे, तुम्हारे सारे मूड स्विंग्स उठाने का हक सिर्फ मुझे है। अगर तुमने ये गुस्सा या ये आंसू मेरे अलावा किसी और के सामने दिखाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? मिष्टी पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। उस खूंखार लेकिन प्रोटेक्टिव धमकी के आगे मिष्टी ने सिर्फ अपनी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए हामी में सिर हिला दिया। अभिमन्यु के चेहरे पर एक डार्क संतुष्टि आ गई। उसने मिष्टी के माथे पर एक बहुत ही पजेसिव किस किया और उसे उसी धड़कते हुए दिल के साथ स्लैब पर छोड़कर किचन से बाहर चला गया। पीछे मिष्टी अपना दिल पकड़े खड़ी थी। हे भगवान, बड़ा पाव मांगने पर इतनी हार्ट अटैक वाली फीलिंग कौन देता है भला? फिर वो शर्माते हुए अपने रूम में चली गई। लेकिन अगले कुछ दिन उसे अभिमन्यु नहीं दिखा। वही आज हवेली में एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी थी। यह वो रोज वाली शांति नहीं थी जहाँ मिष्टी अपनी हरकतों से शोर मचाती थी। यह एक डरावना सन्नाटा था। सुबह से मिष्टी ने अभिमन्यु को नहीं देखा था। हमेशा नाश्ते की टेबल पर अपनी सर्द आंखों से उसे घूरने वाला डार्क लॉर्ड आज गायब था। मिष्टी अपने कमरे से बाहर हॉल में आई। उसने देखा कि काव्या एक कोने में खड़ी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। काव्या की आंखें सूजी हुई और लाल थी, जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। पास ही विक्रम खड़ा था, जिसके कोट की आस्तीन पर खून के कुछ ताजे छींटे थे, जिसे वो जल्दी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। काव्या, मिष्टी ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? और ये विक्रम के कोट पर क्या है? अभिमन्यु कहाँ है? काव्या ने झटके से अपने आंसू पोंछे और एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं मिष्टी, वो बस मेरी एक फ्रेंड की तबीयत खराब है। और भाई तो एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं। उन्हें आने में 2-3 दिन लगेंगे। मिष्टी की वो आर्टिस्ट वाली तेज नज़रें इस झूठ को तुरंत पकड़ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस हामी में सिर हिला दिया। कोई उसे कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन मिष्टी का दिल किसी अनजाने खौफ से बहुत तेज धड़क रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रात के 2 बज चुके थे। मिष्टी को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगी। हवेली की सारी लाइट्स डिम थी। तभी उसकी नज़र हवेली के उस प्रतिबंधित हिस्से पर गई, जहाँ सिर्फ अभिमन्यु का मास्टर बेडरूम था।
वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। आज उस बेडरूम के बाहर कोई गार्ड नहीं था। मिष्टी के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे का भारी महोगनी दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मिष्टी ने कांपते हाथों से दरवाजे को थोड़ा और धक्का दिया और अंदर झांका। कमरे के अंदर का नज़ारा देखते ही मिष्टी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके मुंह से निकलने वाली चीख को उसने अपने ही दोनों हाथों से कसकर दबा लिया। पूरे कमरे में एक भारी डार्क रोशनी थी। हवा में महंगे कोलोग्न की जगह अब खून, स्प्रिट और एंटीसेप्टिक की तेज महक थी। बेडरूम के बिल्कुल बीचों बीच उस विशाल डार्क सिल्क बेड पर अभिमन्यु लेटा हुआ था। उसने कोई शर्ट नहीं पहनी थी। उसका चौड़ा सख्त सीना और उसका बायां कंधा सफ़ेद पट्टियों में जकड़ा हुआ था और उन पट्टियों के बीच से ताज़ा गहरा लाल खून रिस रहा था। अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार डार्क लॉर्ड, जिसके एक इशारे पर शहर कांपता था, आज पसीने से लथपथ, दर्द से कराहता हुआ बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और सांसें बहुत भारी चल रही थी। मिष्टी का वो सारा झल्लापन, सारे नखरे और सारी बकवास एक सेकंड में आंसुओं में बह गई। वो एक एक कदम बढ़ाकर कांपते हुए पैरों से बेड के पास आई। अभिमन्यु। मिष्टी के होठों से एक दर्द भरी फुसफुसाहट निकली। मिष्टी को लगा था कि वो इस इंसान से सिर्फ चिढ़ती है, इससे आज़ाद होना चाहती है, लेकिन आज उसे खून से लथपथ और बेबस देखकर मिष्टी के सीने में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसका अपना दिल निचोड़ दिया हो। उसे एहसास हुआ कि इस खूंखार माफिया के लिए उसके दिल में कितनी गहरी परवाह और जगह बन चुकी थी। मिष्टी घुटनों के बल बेड के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू छलककर गालों से होते हुए नीचे गिरने लगे। उसने बहुत ही डरते हुए अपना कांपता हुआ छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और अभिमन्यु के पसीने से भीगे हुए माथे को छुआ। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? मिष्टी ने रोते हुए फुसफुसाया। आप हमेशा दुनिया के सामने पत्थर क्यों बने रहते हैं? दर्द होता है तो किसी को बताते क्यों नहीं? मिष्टी ने अपने दूसरे हाथ से बहुत ही कोमलता से अभिमन्यु के बिखरे हुए डार्क बालों को सहलाया। उसका एक एक आंसू अभिमन्यु की तकिए पर गिर रहा था। आज मिष्टी की आंखों में कोई बगावत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा बेइंतहा प्यार और दर्द था। तभी मिष्टी का वो कोमल स्पर्श पाकर अभिमन्यु का शरीर हल्का सा हिला। उसकी रिफ्लेक्स अभी भी एक शिकारी की तरह थी। अभिमन्यु ने अचानक आधी बेहोशी की हालत में ही अपना मजबूत खुरदरा हाथ उठाया और मिष्टी की उस नाजुक कलाई को बहुत जोर से पकड़ लिया। मिष्टी की सांसें अटक गई। अभिमन्यु ने अपनी एमरोल्ड ग्रीन आंखें बहुत मुश्किल से हल्की सी खोली। बुखार और भारी पेन किलर्स के नशे के कारण उसकी आंखें लाल थी और उनमें एक अजीब सा भारीपन था। वह पूरी तरह से होश में नहीं था। उस धुंधली नज़रों में जब उसने मिष्टी को रोता हुआ चेहरा देखा तो उसकी वो खौफनाक पकड़ अचानक बहुत नर्म हो गई। मिष्टी? अभिमन्यु की आवाज़ किसी गहरे सूखे कुएं से आ रही आवाज़ जैसी थी, बेहद भारी, सर्द और कमज़ोर, लेकिन फिर भी उसमें वो पजेशन कम नहीं हुआ था। हाँ, मैं यही हूँ, मिष्टी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, विक्रम को बुलाती हूँ। मिष्टी उठने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसकी कलाई को वापस अपनी तरफ खींच लिया। उसका जोर इतना था कि मिष्टी अपना बैलेंस खो बैठी और सीधे अभिमन्यु के सीने के बिल्कुल पास बेड पर गिर गई। मिष्टी हड़बड़ा गई। उसे डर था कि कहीं उसका हाथ अभिमन्यु के घाव पर न लग जाए। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु का एक भारी हाथ अब उसकी कमर पर आ चुका था। कोई डॉक्टर नहीं। अभिमन्यु ने आधी बेहोशी में अपनी आंखें बंद करते हुए बहुत ही गहरी और इंटेंस आवाज़ में कहा। उसकी गर्म बुखार वाली सांसें मिष्टी के चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। मिष्टी अब पूरी तरह से अभिमन्यु के पास लेटी हुई थी।
अभिमन्यु ने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया और उसे मिष्टी के गर्दन के पास छुपा लिया। उस खूंखार डार्क लॉर्ड को, जिसे दुनिया से सिर्फ नफरत और खौफ मिला था, आज पहली बार किसी के स्पर्श में इतना सुकून मिल रहा था कि वो अपनी सारी ढाल गिरा चुका था। आप पागल हैं, मिष्टी ने सिसकते हुए कहा, लेकिन उसने अभिमन्यु से खुद को दूर नहीं किया। उसने अपना एक हाथ बहुत ही कोमलता से अभिमन्यु की पीठ पर रख दिया। अभिमन्यु ने आधी नींद और आधे होश में अपना हाथ मिष्टी के बालों में उलझा लिया। तुम रो रही हो? अभिमन्यु ने बहुत ही रफ और भारी आवाज में पूछा। नहीं, मिष्टी ने झूठ कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अभिमन्यु ने अपना चेहरा उठाया। उसने अपनी उस थकी हुई लेकिन गहरी आंखों से मिष्टी की आंखों में देखा। उसने अपना अंगूठा मिष्टी के गालों पर रखा और उसके आंसू पोंछे। मेरे लिए कभी आंसू मत बहाना मिष्टी। अभिमन्यु का लहजा इतना ही टेंस और दर्द भरा था कि कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाए। मैं वो दाना हूँ जिसकी दुनिया में सिर्फ खून है, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए ये आंसू है तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे पास वापस आने के लिए। मिष्टी का दिल पूरी तरह से हार चुका था। वो अब कोई झल्ली लड़की नहीं थी। वो उस खौफनाक माफिया की इकलौती कमजोरी और ताकत बन चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस बहुत ही धीरे से अपने होठ अभिमन्यु के गर्म माथे पर रख दिए। वो एक बहुत ही लंबा, खामोश और दर्द भरा स्पर्श था। अभिमन्यु की आंखें बंद हो गई। उसके चेहरे पर जो दर्द की लकीरें थी, वो मिष्टी के इस स्पर्श से पूरी तरह गायब हो गई। उसने मिष्टी को अपने मजबूत बाहों में और कस लिया, जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खुद में छुपा लेना चाहता हो। उस रात उस खामोश हवेली के उस खौफनाक मास्टर बेडरूम में कोई बकवास नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं हुआ। सिर्फ एक दानव था जो अपनी परी की बाहों में सुकून से सो रहा था, और एक लड़की थी जो उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाना चाहती थी। हवेली की उस खौफनाक और सीक्रेट मास्टर बेडरूम में सुबह की पहली किरण भारी डार्क मैरून पर्दों की चीरती हुई अंदर आई। अभिमन्यु की आंखें धीरे धीरे खुली। पेन किलर्स का नशा अब उतर चुका था और उसके कंधे का दर्द भी कल रात से काफ़ी कम था, लेकिन आज उसे अपने शरीर में दर्द से ज़्यादा एक बेहद नर्म, सुकून भरी गर्माहट और एक मीठा सा भारीपन महसूस हो रहा था। उसने अपनी नज़रें नीचे झुकाई। उसके उस चौड़े, सख्त और नंगे सीने पर मिष्टी गहरी नींद में सो रही थी। मिष्टी का एक छोटा सा हाथ अभिमन्यु के सीने पर रखा था और उसका चेहरा बिल्कुल अभिमन्यु की धड़कन के पास छुपा हुआ था। उसके बाल अभिमन्यु के चेहरे और गर्दन पर बिखरे हुए थे, जिनकी वो मीठी सी खुशबू अंडरवर्ल्ड के इस राजा के दिमाग को मदहोश कर रही थी। अभिमन्यु पूरी तरह से सुन्न रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपने इतने करीब, इतने निहत्थे रूप में नहीं आने दिया था, लेकिन ये लड़की, ये झल्ली सी आफत कल रात उसके सारे फायरबॉल, उसकी सारी खौफनाक दीवारें तोड़कर सीधा उसके दिल तक पहुंच गई थी। अभिमन्यु की सर्द आंखों में आज कोई खौफ, कोई गुस्सा या कोई शक्ति नहीं थी। उन आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक गहरी, खामोश और दीवानगी से भरी मोहब्बत थी। उसने मिष्टी के चेहरे को ध्यान से देखा। मिष्टी के गालों पर कल रात के आंसुओं के हल्के निशान अभी भी मौजूद थे। ये लड़की कल रात भर मेरे लिए रोती रही। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, दुनिया मुझसे थर थर कांपती है, मेरी जान जाने की दुआ मांगती है, और ये पागल मेरी एक खरोच पर अपने आंसू बहा रही थी। अभिमन्यु का सही वाला हाथ, जिस कंधे पर गोली नहीं लगी थी, बहुत ही धीमे से उठा। उसने अपनी खुरदरी उंगलियों से मिष्टी के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। उसका स्पर्श इतना कोमल था जैसे वो दुनिया की सबसे नाजुक
और कीमती कांच की मूरत को छू रहा हो। तभी मिष्टी ने नींद में हल्का सा मुंह बनाया और बड़बड़ाई, दादी मेरी मैगी मत खाना, उसमें एक्स्ट्रा चीज है। अभिमन्यु का हाथ वहीं रुक गया। एक सेकेंड के लिए वो हैरान हुआ और फिर अंडरवर्स के उस खूंखार मास्टरमाइंड के होठों पर एक बहुत ही गहरी, सच्ची और खूबसूरत मुस्कान खिल गई। मौत के साए में रहने वाले उस दानव को आखिरकार मुस्कुराना आ गया था। कुछ पलों बाद मिष्टी की पलकें फड़फड़ाई। उसे महसूस हुआ कि वो जिस तकिए पर सो रही है वो बहुत सख्त है, बहुत गर्म है और वो धड़क रहा है। मिष्टी ने अपनी आंखें धीरे से खोली। सामने कोई चादर या तकिया नहीं था, बल्कि एक बेहद मजबूत, डार्क और चौड़ा सीना था और हवा में वो जानी पहचानी खौफनाक लेकिन मदहोश कर देने वाली कोलोगन और आफ्टर शेव की महक थी। मिष्टी का दिमाग एक सेकंड में 100 के स्पीड से जागा। उसने झटके से अपना सिर उठाया। सामने अभिमन्यु अपनी सर्द, इंटेंस और गहरी एमरोल्ड आंखों से उसे ही घूर रहा था। मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अंडरवर्स के डॉन के बिल्कुल ऊपर उसके नंगे सीने पर सो रही थी। ओह माय गॉड! अभिमन्यु! वो मिष्टी हड़बड़ा कर पीछे हटने लगी। मुझे पता नहीं चला आँख कब लग गई। मैं तो बस ये देखने आई थी कि आपका घाव कैसा है और मैं नीचे जा रही हूँ। मिष्टी बेड से उतरने ही वाली थी कि अभिमन्यु के उस मजबूत हाथ ने उसकी कमर को बिजली की तेजी से जकड़ लिया। कहाँ भाग रही हो? अभिमन्यु की वो सुबह की आवाज़ इतनी ज़्यादा डीप, खुरदुरी और भारी थी कि मिष्टी के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उस आवाज़ में एक ऐसा डोमिनेशन था जिसे काटना नामुमकिन था। अभिमन्यु ने उसे एक ही झटके में वापस खींचकर अपने बिल्कुल करीब बेड पर गिरा लिया। छोड़िए मुझे, मिष्टी ने बिना अभिमन्यु की आंखों में देखे घबराते हुए कहा। बाहर कोई आ जाएगा, विक्रम आ जाएगा और आपके घाव पर जोर पड़ेगा। अभिमन्यु ने मिष्टी की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने अपना चेहरा मिष्टी के चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। विक्रम की हिम्मत नहीं है कि वो बिना नॉक किए इस कमरे के 100 मीटर के दायरे में भी आ सके। अभिमन्यु की आवाज़ एक खौफनाक फुसफुसाहट में बदल गई। और रही बात मेरे घाव की। अभिमन्यु ने मिष्टी के कांपते हुए हाथ को पकड़ा और उसे अपने दिल के बिल्कुल ऊपर रख दिया। मेरा घाव अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरी सबसे असरदार दवा पूरी रात मेरे सीने पर सो रही थी। मिष्टी की सांसें गले में ही अटक गई। अभिमन्यु के इस सीधे, बेबाक और इंटेंस डायलॉग ने मिष्टी के दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा दिए थे। मिष्टी ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें उठाई और अभिमन्यु की उन डार्क आंखों में देखा। आप बहुत अजीब हैं, मिष्टी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। कल रात आप दर्द से मर रहे थे और आज सुबह होते ही आप फिर से वही तानाशाह बॉस बन गए। अभिमन्यु ने अपनी उंगलियों के पोरों से मिष्टी के कांपते हुए होठों को बहुत ही रफ तरीके से छुआ। मैं तानाशाह ही हूँ मिष्टी, अभिमन्यु ने कहा और उसकी आंखों में वो खूंखार पोजीशन पूरी तरह लौट आया। कल रात तुमने मुझे मेरे सबसे कमज़ोर रूप में देखा है। तुमने मेरे आंसू पोंछे हैं और मेरे दर्द को अपना बनाया है। इस दुनिया में आज तक किसी ने मुझे इस तरह छूने की हिम्मत नहीं की थी। अभिमन्यु थोड़ा और ऊपर उठा जिससे उसका चेहरा मिष्टी के बिल्कुल ऊपर आ गया। और अंडरवर्ड्स का रूल है मिष्टी। अभिमन्यु ने अपने होठ मिष्टी के कान के पास ले जाकर बेहद गहरे लहजे में कहा, जो चीज़ मेरे दर्द को सुकून दे दे उस पर मौत के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। कल रात तुमने खुद अपनी आज़ादी के पेपर्स फाड़ दिए हैं। अब तुम मेरी दुनिया से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। मिष्टी ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि ये कैद लोहे की नहीं बल्कि एक ऐसे प्यार की थी जिसके लिए खूंखार माफिया
दुनिया को भी जला सकता था। मिष्टी ने अपनी वही झल्ली और मासूम सी स्माइल दी। उसने अपना छोटा सा हाथ अभिमन्यु के डार्क बालों में डाला और फुसफुसाते हुए कहा, तो ठीक है मिस्टर डार्क लॉर्ड, लेकिन इस कैद में मुझे रोज स्पाइसी मैगी और संडे को बड़ा पाव चाहिए। डील पक्की? अभिमन्यु ने एक बार फिर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसके चेहरे पर वो दीवानगी भरी मुस्कान फिर से आ गई। डील पक्की मेरी आफत। अभिमन्यु ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं की। उसका वो खौफनाक पोजीशन अचानक एक बेहद नाजुक और गहरे एहसास में बदल गया। उसने अपना भारी, गर्म और खुरदुरा हाथ बहुत ही कोमलता से मिष्टी के गाल पर रखा। उसका अंगूठा मिष्टी के होठों के किनारे को हल्के से सहला रहा था। अभिमन्यु धीरे से झुका और उसने अपना माथा मिष्टी के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें सिर्फ 2 धड़कनें सुनाई दे रही थी। तुम नहीं जानती मिष्टी कि तुमने मुझ जैसे दानों को क्या दे दिया है। अभिमन्यु की आवाज़ में एक ऐसा अनकहा दर्द, एक ऐसी बेबसी और सुकून था जो सीधे मिष्टी के दिल को चीर गया। और फिर बहुत ही धीमी और इबादत भरी छुअन के साथ अभिमन्यु ने अपने होठ मिष्टी के होठों पर रख दिए। यह कोई खौफनाक या जंगली किस नहीं था। यह एक प्यासी इंसान का सदियों बाद पानी पीने जैसा एहसास था। इस किस में कोई तानाशाही नहीं थी, बल्कि एक खूंखार राजा का अपनी रानी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक देना था। अभिमन्यु के होठों की वो नरमी, उसकी सांसों की वो गर्माहट मिष्टी की रूह में उतर रही थी। मिष्टी के आंखों से एक खुशी का आंसू छलक कर अभिमन्यु के हाथ पर गिरा। उसने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के चौड़े कंधों पर रख दिए और खुद को पूरी तरह से उस एहसास में सौंप दिया। इस खामोश, ठहरे हुए और बेइंतहा जज्बाती किस ने यह तय कर दिया कि अभिमन्यु का दिल अब सिर्फ खून से नहीं, बल्कि मिष्टी की धड़कन से धड़कता है। 1 साल बाद अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट की टॉप सीक्रेट मीटिंग रात के 11 बज रहे थे। मुंबई के सबसे आलीशान और डार्क होटल के बेसमेंट में अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी मीटिंग चल रही थी। एक लंबी महोगनी टेबल के चारों तरफ एशिया के सबसे खतरनाक और खूंखार माफिया लीडर्स बैठे थे। कमरे में मौत का सन्नाटा था। कोई सांस भी जोर से नहीं ले रहा था। टेबल के हेड पर अभिमन्यु सिंह बैठा था। डार्क एम्ब्रोल्ड ग्रीन 3-piece सूट, चेहरे पर वही पुराना खौफनाक और सर्द सन्नाटा। वो अपने हाथ में एक इटालियन गन को खोलकर चेक कर रहा था। उसकी आंखों का खौफ आज भी वैसा ही था। जो भी उससे नजरें मिलाता वो कांप जाता। इस डील में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु ने बिना किसी की तरफ देखे अपनी भारी और डोमिनेटिंग आवाज़ में कहा, अगर शिपमेंट लेट हुआ तो मैं पेनल्टी में पैसे नहीं, गर्दनें वसूलूंगा। सारे माफिया लीडर्स ने डर से थू गटका और हामी में सिर हिलाया। माहौल इतना सीरियस था कि सुई भी गिरे तो बम जैसी आवाज़ आए। तभी उस जानलेवा सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ गूंजी, डोरेमोन, डोरेमोन, मेरा प्यारा डोरेमोन। सबकी सांसें हलक में अटक गई। यह एक बेहद क्यूट और बच्चों वाला रिंगटोन था। माफिया लीडर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। यह रिंगटोन किसकी बज रही है? जिसकी भी है, आज बॉस उसे इसी टेबल पर जिंदा गाड़ देंगे। लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ उसने उस खूंखार लीडर्स के दिमाग सून कर दिए। अभिमन्यु के चेहरे का वो खौफनाक एक्सप्रेशन अचानक गायब हो गया। उसने अपनी गन टेबल पर रखी, अपनी कोट के अंदरूनी जेब से अपना महंगा फ़ोन निकाला और स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर लिखा था, मेरी आफत। अभिमन्यु ने 1 सेकेंड की भी देरी किए बिना फ़ोन उठाया। क्या हुआ? अभिमन्यु की वो खुरदुरी आवाज़ अचानक इतनी सॉफ्ट और प्रोटेक्टिव हो गई कि पास खड़े विक्रम गार्ड्स ने अपनी मुस्कान छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया।
स्पीकर की आवाज़ थोड़ी तेज थी, इसीलिए पूरे खामोश कमरे में मिष्टी की झलाती हुई आवाज़ गूंज उठी। अभी ये तुम्हारे शेफ का मैं मर्डर कर दूंगी। मैंने उसे कहा था पास्ता में एक्स्ट्रा चीज़ डालना, उसने सिर्फ नाम का चीज़ डाला है। और मेरी वो पिंक वाली डिजाइनर फाइल कहाँ है? मुझे नहीं मिल रही। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ दादी के पास। पूरी माफिया टेबल शौक में थी। ये लड़की मुंबई के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को अभी बुला रही है और उसे शेफ का मर्डर करने और घर छोड़ने की धमकी दे रही है। अभिमन्यु ने अपनी सर्द आंखों से टेबल पर बैठे लोगों को एक डेथ ग्लेयर दी, जिसका मतलब था अगर किसी ने सांस भी ली तो गोली मार दूंगा। फिर उसने बहुत ही प्यार और सुकून से फ़ोन में जवाब दिया, शांत हो जाओ मिष्टी, मैं विक्रम को बोलकर उसे शेफ को सस्पेंड करवाता हूँ। तुम्हारी फाइल बेड के राइट वाले ड्रॉअर में है और घर छोड़कर जाने वाली बात दोबारा इस छोटी सी जुबान से मत निकालना, वरना मैं दादी के घर को ही अपनी हवेली बना लूँगा। 10 मिनट में मीटिंग ख़त्म करके आ रहा हूँ। मैं रास्ते से तुम्हारे लिए चीज़ बशर्ट पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा, प्रॉमिस। फ़ोन के उस पार से मिष्टी की आवाज़ अचानक पिघल गई। प्रॉमिस मेरी जान। अभिमन्यु ने एक बेहद रेयर मुस्कान के साथ फ़ोन काटा। उसने फ़ोन वापस जेब में रखा। 1 सेकेंड के अंदर उसके चेहरे पर वापस वही खूंखार, सर्द और मौत वाला माफिया लुक आ गया। उसने टेबल पर रखी गन उठाई, एक क्लिक की आवाज़ के साथ उसे लोड किया और सामने बैठे माफिया लीडर्स को देखकर अपनी उसी ठंडी जानलेवा आवाज़ में बोला, तो हम शिपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। मुझे मीटिंग 9 मिनट में ख़त्म करनी है। किसी के पास कोई और बकवास सवाल है? पूरे कमरे में सन्नाटा था। सब ने ज़ोर ज़ोर से ना में सिर हिलाया। अभिमन्यु ने अपनी गन टेबल पर रखी। वहीं किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन अभिमन्यु के उस खुरदरे खून से सने रहने वाले खतरनाक हाथ पर जाता है। उस हाथ की अनामिका पर एक बहुत ही चमकीला छोटा सा पिंक कलर का डिज्नी बैंड एड लगा हुआ था, जो सुबह मिष्टी ने उसे पेपर कट लगने पर जबरदस्ती चिपकाया था। अंडरवर्ल्ड के उस डार्क लॉर्ड ने दुनिया पर अपना खौफ कायम रखा था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया उस झल्ली सी आफत के छोटे से पिंक बैंड एड और उसकी बकवास के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। सारे काम खत्म होते होते रात के 1 बज चुके थे। अभिमन्यु अपनी ब्लैक रोल्ड रॉयल से उतरा और हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मिष्टी का फेवरेट चीज़ पसट पिज़्ज़ा था। उसे लगा था कि मिष्टी अपनी उसी ओवरसाइज हुड्डी में बालों का अस्त व्यस्त जूड़ा बनाए टीवी के सामने उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन हवेली का पूरा हॉल खामोश था। अभिमन्यु ने पिज़्ज़ा बॉक्स डाइनिंग टेबल पर रखा और अपने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ा। जैसे उसने बेडरूम का भारी महोगनी दरवाज़ा खोला, उसके कदमों की आहट वहीं रुक गई। उसका सांस लेना जैसे एक पल के लिए ठहर गया। बेडरूम की सारी मेन लाइट्स बंद थी। कमरे को सिर्फ कुछ महकती हुई वैनिला कैंडल्स और कांच की खिड़की से छन कर आ रही चांदनी ने रोशन किया हुआ था, और उस मध्यम रोशनी के बिल्कुल बीचों बीच मिष्टी खड़ी थी। आज वो कोई झल्ली लड़की नहीं लग रही थी। आज उसने एक बेहद खूबसूरत, पारदर्शी और डीप ब्लैक शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वो साड़ी उसके बदन से किसी साए की तरह लिपटी हुई थी। उसका स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज, उसकी खुली हुई कमर और उसकी वो नाजुक सी कॉलर बोन चांदनी में चमक रही थी। मिष्टी के बाल आज किसी जूड़े में नहीं, बल्कि उसकी नंगी पीठ पर एक रेशमी झरने की तरह खुले हुए थे। उसकी आंखों में गहरा काजल था और होठों पर हल्की सी डार्क लिपस्टिक। वो सच में एक कयामत लग रही थी। अंडरवर्ल्ड के उस खूंखार डार्क लॉर्ड के हाथ से उसकी कोट की जैकेट छूटकर जमीन पर गिर गई। अभिमन्यु ने अपनी जिंदगी में दुनिया की हर बेशकीमती चीज़ देखी थी, लेकिन आज मिष्टी के इस रूप ने उसके होश उड़ा दिए थे। उसकी सर्द एम्ब्रोल्ड ग्रीन आंखों में वो खौफनाक सन्नाटा
अब एक बेहद गहरी, जंगली और बेकाबू प्यास में बदल चुका था। मिष्टी, अभिमन्यु के गले से आवाज़ बहुत मुश्किल से निकली। उसकी आवाज़ इतनी खुरदरी और डीप थी कि पूरे कमरे में एक सिहरन सी दौड़ गई। मिष्टी के चेहरे पर वो हमेशा वाली घबराहट नहीं थी। आज उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा और एक बेहद सिडेक्टिव कॉन्फिडेंस था। वो धीरे धीरे अपने नंगे पैरों से चलते हुए अभिमन्यु की तरफ बढ़ी। ब्लैक साड़ी के पल्लू के सरकने की वो हल्की सी आवाज़ अभिमन्यु के दिमाग के हर एक तार को खींच रही थी। मिष्टी अभिमन्यु के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु का शरीर पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन अंदर से वो इस लड़की के हुस्न के आगे पूरी तरह पिघल रहा था। मिष्टी ने बहुत ही कोमलता से अपने दोनों नाजुक हाथ अभिमन्यु के कोट के कॉलर पर रखे। उसने धीरे धीरे अभिमन्यु की टाई को खींचा और उसे खोलकर नीचे फेंक दिया। फिर उसने अभिमन्यु की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोले। तुम सारी दुनिया को कंट्रोल करते हो ना अभी? मिष्टी ने अपना चेहरा अभिमन्यु के चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए एक बेहद नशीली फुसफुसाहट में कहा। उसकी गर्म सांसें अभिमन्यु के होठों को छू रही थी। आज रात तुम मुझे कंट्रोल करने दो। अभिमन्यु के सब्र का बांध टूट गया। उसने 1 सेकेंड की भी देरी किए बिना अपना एक मजबूत हाथ मिष्टी की नंगी कमर पर रखा। उसकी खुरदरी उंगलियों का वो गर्म स्पर्श जैसे ही मिष्टी की ठंडी स्किन पर पड़ा, मिष्टी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। अभिमन्यु ने एक ही झटके में मिष्टी को अपनी तरफ खींचा, इतनी जोर से कि मिष्टी का पूरा शरीर अभिमन्यु के सख्त सीने से आकर टकराया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम इस वक्त क्या लग रही हो? अभिमन्यु ने अपना चेहरा मिष्टी की गर्दन के पास छुपाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा पागलपन और दीवानगी थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। मिष्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीछे की तरफ झुका दिया। अभिमन्यु को अपने और करीब आने की इजाज़त देते हुए अभिमन्यु ने अपने होठ मिष्टी की गर्दन पर रख दिए। वो कोई जंगलीपन नहीं था, बल्कि एक इबादत थी। उसका हर एक किस इतना गहरा, इतना इंटेंस और इतना इमोशनल था कि मिष्टी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अभिमन्यु के होठ मिष्टी की गर्दन से होते हुए उसकी कॉलर बोन तक पहुँचे, जहाँ उसने एक बहुत ही गहरा, डार्क और पजेसिव मार्क छोड़ दिया, यह बताते हुए कि ये कयामत सिर्फ और सिर्फ उसकी है। मिष्टी ने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के डार्क बालों में उलझा लिए। अभी, मिष्टी ने कांपते हुए लहजे में कहा। अभिमन्यु ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी एम्ब्रोल्ड आंखों में एक ऐसा समंदर था जिसमें मिष्टी हमेशा के लिए डूब जाना चाहती थी। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है मिष्टी, लेकिन जो सुकून तुम्हारी इस एक सांस में है वो जन्नत में भी नहीं होगा। अभिमन्यु ने मिष्टी के माथे से माथा टिकाते हुए पूरी रूहानी गहराई के साथ कहा। तुम मेरी जिंदगी की वो इकलौती गलती हो जिसे मैं हर जन्म में दोहराना चाहूँगा। मिष्टी का दिल उस प्यार के आगे पूरी तरह से मोम बन गया। उसने अपने हाथों से अभिमन्यु के चेहरे को पकड़ा और बहुत ही प्यार, जज्बात और एक अनकही कशीश के साथ अपने होठ अभिमन्यु के होठों पर रख दिए। यह किस किसी आंधी की तरह नहीं था, बल्कि एक ठहरे हुए समंदर की गहराई जैसा था। इसमें 2 बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों का एक हो जाना था। एक खूंखार दानव का अपनी उस झल्ली सी परी के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देना था। मिष्टी ने उस किस में अपनी पूरी रूह डाल दी और अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे वो अपनी जान को अपने अंदर महफूज कर रहा हो। चांदनी रात, ब्लैक साड़ी की वो रहस्यमयी खूबसूरती और उन दोनों की सांसों का वो मदहोश कर देने वाला टकराव, कमरे का सन्नाटा उन दोनों के इस मुकम्मल और बेइंतहा डार्क रोमांस का इकलौता गवाह था।
अंडरवर्ल्ड का वो राजा जिसे खून और बंदूकों की आदत थी, आज रात अपने उस आफत की जुल्फों की छाँव में, उसके प्यार की गिरफ्त में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। एक ऐसी कैद जिससे खूबसूरत आज़ादी इस दुनिया में कहीं नहीं थी। दोस्तों, आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।